नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से, सुंदर से और मस्त वाले इस हमारे भूगोल में चैप्टर नंबर जो 7 है उसका आज लेक्चर 4 हम देखने वाले हैं। पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन अब वादा करता हूं कि आपकी क्लास जो है बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से चलेगी, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आज लेक्चर 4 हम देखने वाले हैं। हम मानव के व्यवसाय यानी कि जिसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं उनकी बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या होते हैं। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप एक तरह से सेवा है और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को। आनंद लीजिए और मस्ती से पढ़िए और क्लास में ही क्लास करना है, इसलिए यह स्लाइड पहले हम बात करेंगे दूर संचार की। किसकी बात करेंगे लाडले? दूर संचार की बात करेंगे कि दूर संचार क्या होता है। उसके बाद सेवाएं, सेक्टर जो है सेवा सेक्टर, इसमें सारी सेवाएं होती है। शिक्षक हो गया, धोबी हो गया, नलसाज हो गया, नाई हो गया, चिकित्सक हो गया, जितने भी लोग जो सेवा दे रहे हैं आपको वो सब किस में आ जाते हैं? वो सब सेवा सेक्टर में आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे संलग्न लोग, यानी इससे जुड़े हुए लोग कौन है। क्या वो मंगल ग्रह से आते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी इससे जुड़े हुए लोग कौन है उनकी बात हम करेंगे। उसके बाद पर्यटन की बात हम करेंगे। पर्यटन एक खुशी के लिए किया जाता है, अपने आप को थोड़ा एंजॉय फील कराने के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। पर्यटक प्रदेश, यानी दुनिया में ऐसे कौन से स्थान है जहां आपको मुझे घूमने जाना चाहिए। भारत में भी ऐसे कौन से स्थान है, उन पर्यटक क्षेत्रों की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? दूर संचार को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? दूर संचार को देखने वाले हैं। दूर संचार जो है वास्तव में दूरी को बहुत ज़्यादा आसानी से कोई भी मैसेज पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है, दूरी को कम कर दिया। मतलब कम का मतलब ये नहीं कि किलोमीटर काट दिए इसने। दूर संचार का मतलब है किसी भी क्षेत्र की जो दूरी है वह हमें कोई भी सूचना पहुंचानी है, वो बहुत तेज गति से अगर चली जाती है तो उसको हम दूर संचार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? दूर संचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लाडले? दूर संचार। दूर संचार। दूर संचार क्या है? एक तो होता है संचार। संचार सीधा सीधा किसी भी सूचना को पहुंचाने का माध्यम है। उसमें ज्यादा कोई झोल झपाट नहीं होता, सिंपल तरीके से सूचना को पहुंचा देता है, लेकिन समय अधिक लेता है। देखो हम बात कर रहे हैं संचार की पहले, ताकि हमें क्या समझ में आ जाएगा? दूर संचार समझ में आ जाएगा। दूर संचार, संचार जो है वो वास्तव में एक छोटा माध्यम है। कैसा माध्यम है? छोटा माध्यम। इसको और आधुनिक तरीके से जब डेवलप कर दिया जाता है तो ये एक बड़ा माध्यम बन जाता है। क्या बन जाता है? और उसको हम दूर संचार के नाम से जानने लग जाते हैं, बड़ा माध्यम। अब जो छोटा माध्यम है वो बड़ा माध्यम जब बना, इसकी जो गति थी वो कम थी, इसकी जो गति है अधिक है। ये इसके बजाय ये पुराना है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये पुराना है। और ये जो है दूर संचार ये आधुनिक है। आधुनिक। यहां तक बात को आप समझ गए। संचार जो होता है वो एक साधारण कार्य करता है, साधारण सूचना को पहुंचाता है, और इसकी दूरी जो होती है, इसकी दूरी जो होती है वो निश्चित होती है, निश्चित होती है। जबकि ये जो दूर संचार है इसकी जो दूरी होती है वो निश्चित नहीं होती है। ये बात हमने जो यहाँ पे देखी है वो हमने पूरी तरीके से जिस प्रकार से हमने इसको समझा है, इससे हमें अब तक यही समझ में आया कि संचार जो है
वो तो काफी समय से चला आ रहा है, जबकि दूर संचार जो है वो वर्तमान टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है? वर्तमान टेक्नोलॉजी। ये बात हम समझ गए। ये हमने जो देखा है संचार वर्सेज दूर संचार में अंतर जो है उसको हमने देखा है, ये चीज हम समझ गए। अब हम देख रहे हैं कि संचार छोटा माध्यम है लेकिन दूर संचार बड़ा माध्यम है। तो ये दूर संचार जो है ये किस प्रकार काम करता है और इसमें नया क्या अपडेट किया गया है। दूर संचार जो होता है ये पूरी तरह से, क्या कह रहे हैं हम, पूरी तरह से उपग्रह पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? उपग्रह पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूरी तरह से उपग्रह पर आधारित है। अब उपग्रह पर कैसे आधारित होगा? देखो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं PSLV। ध्यान से समझना और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इससे कनेक्ट कैसे हो रहा है दूर संचार से। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह वह व्हीकल है या फिर वह वस्तु है। देखो एक उपग्रह तो होता है जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे बृहस्पति के उपग्रह हो गए 67 के आसपास, तो प्रकृति से बने हुए उपग्रह होते हैं। यानी ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगा रहे? यानी ये जो ग्रह है, माना ये ग्रह है और इस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो उपग्रह है। वो क्या है? उपग्रह। जैसे हम बात करें पृथ्वी और चंद्रमा, तो पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है? चंद्रमा। तो पृथ्वी यहां क्या है? ग्रह है। चंद्रमा यहां क्या है? उपग्रह है। तो ये जो बने हुए हैं ये तो हमें प्रकृति ने प्राकृतिक तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से या प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हम एक ऐसा उपग्रह बनाते हैं जो हमारी इस धरती से, कहां से? हमारी इस धरती से, पृथ्वी के तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी धरती से इसको हम 36,000 किलोमीटर, कितना? 36,000 किलोमीटर ऊपर एक स्थान पर इसको स्थापित कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक धरती से हमने एक कृत्रिम उपग्रह बनाया, गोलपिंड टाइप बनाया और उसको हमने धरती से छोड़ा और वो 36,000 किलोमीटर ऊपर चला गया। कहां चला गया? 36,000 किलोमीटर। जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये यहां से जो है इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। क्या लगाना शुरू कर देगा? चक्कर लगाना। इसको और अच्छे से अगर हम समझे तो किस प्रकार चक्कर लगा रहा है ये देखिएगा। जैसे ये हमारी धरती है, इसको 36,000 किलोमीटर पे दूर किया तो इस पे पूरे पे गोला नहीं बना के मैं आपको यहां समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है और 36,000 किलोमीटर दूर पर हमने यहां इसको स्थापित किया तो ये यहां से चक्कर लगाने लग जाता है। ये जो उपग्रह हमने बनाया है ये कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम। ये क्यों बनाया है? ये इस स्थान पर यानी 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से स्थापित हो जाएगा तो यहां से हमें ये मौसम की जानकारी देगा। किसकी जानकारी देगा? मौसम की। और वहां से तुरंत यहां धरती पर जो व्यक्ति लैपटॉप लेके बैठा है, जो मौसम विभाग के ज्ञाता होते हैं, जिसके हाथ में यहां लैपटॉप है और ये बैठा बैठा लैपटॉप चला रहा है, इसके पास तुरंत सूचना भेज देता है। क्या भेज देता है? तुरंत सूचना। इसको पहुंचाया कैसे था? पोलर का मतलब होता है ध्रुव। पोलर का मतलब क्या है? ध्रुव। यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और इसका ये भाग जो है ये ध्रुव कहलाता है। ये भूमध्य रेखा हो गई, ये करक रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, आड़ी रेखा ये अक्षांश होती है और खड़ी देशांतर होती है। तो यहां से जो लास्ट पॉइंट है जो 90 डिग्री पे बना हुआ है यहां पे, इसको हम पोलर के नाम से जाना करते हैं। ये जो पोलर है, इस पोलर मतलब जो पोलर है वहां के आसपास से इसको छोड़ा जाएगा। और ये जो PSLV यानी पोलर, इसको बोला भी जाता है। तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह। पोलर का मतलब ध्रुव। तो ध्रुव उपग्रह लॉन्चिंग यानी भेजा गया,
भेजा गया। ठीक है, व्हीकल यानी वाहन से, वाहन से। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि पीएसएल भी वो माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी उपग्रह को छोड़ा जाता है। बात को समझना है, मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होने वाली है, क्लाइमेट कैसा है और कौन से देश में क्या गतिविधि होती है, यह भी पता लगाने का काम जो है वो प्राकृतिक उपग्रह नहीं करके कृत्रिम उपग्रह किया करते हैं। कैसे किया करते हैं? कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो हमारे इस भारत में, ये जो धरती पर स्थान है हमारे भारत में हैदराबाद से, कहां से? हैदराबाद। हैदराबाद में एक स्थान है सतीश, कौन सा स्थान? सतीश धवन केंद्र। कौन सा स्थान है? सतीश धवन केंद्र। यहां से छोड़ा जाएगा, इस स्थान से इसको छोड़ा जाएगा। ये कहां जाके स्थापित होगा? 36,000 किलोमीटर पर जाकर स्थापित हो जाएगा पृथ्वी से, और वहां जाकर इस प्रकार से राउंड करने लग जाएगा। तो ये यहां राउंड कर रहा है तो इसकी पूरी निगरानी जो है, इसकी पूरी नजर जो है वो किस पर है? पृथ्वी पर है। किस पर है पूरी नजर इसकी? पूरी तरह से इसकी नजर जो है वो हमें पृथ्वी पर दिखाई दे रही है। तो ये निगरानी करके हमें अपडेट करता है। जो यहाँ लैपटॉप लेके बैठा है उसको ये सारी जानकारी देता है कि इस प्रकार से जो है ये यहाँ सूचना जो है ये देने का कार्य करता है। अब इससे, इसको हम दूर संचार में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दूर संचार इससे ही संचालित होता है। अब यहां से 36,000 किलोमीटर दूर से कोई त्वरित सूचना दे देता है, कोई बहुत तेज गति से सूचना दे देता है, तो मतलब वो दूर, यानी कि इतनी दूरी होने के बावजूद संचार का माध्यम जो है वो बहुत आसान बन गया। इसलिए ये आज की टेक्नोलॉजी है, ये बड़ा माध्यम है, गति अधिक है, आधुनिक है। और ऐसा पहला उपग्रह एप्पल था भारत का। कहां का? भारत का पहला उपग्रह जो भारत का है, जो दूर संचार से संबंधित है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि दूर संचार उपग्रह प्रथम। कौन सा? प्रथम। कहां का? भारत का। कौन सा है? एप्पल। कौन सा है भाई लाडले? एप्पल। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि दूर संचार का मतलब उपग्रह के माध्यम से सूचना को आसान बनाना है। सूचना को क्या बनाना है? आसान बनाना है। और ये बिना उपग्रह के संभव नहीं है। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में चिपका दो कमेंट और पूछ लो मेरे से कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, क्योंकि नाराजगी तो इस बार कूट कूट के भरी है आप में कि क्लास से क्यों नहीं आई। आपको पता है 5 दिन हमारे इस राजस्थान में दाह झमाझम बारिश हुई, भयंकर वाला माहौल बन गया था, बिफर जोई तूफान के हालात थे, घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा था, है ना। तो ऐसे में आप चाहते कि आपके सर पानी में बह जाए, है ना। इसलिए क्लास जो है 3-4 दिन डिस्टर्ब रही है, मैं मानता हूँ। तो ये जो है पूरी तरह से दूर संचार को हमने समझा है। अब वहाँ से सूचना भेज रहा है, माना जाए यहाँ लाइट ही नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये कुछ विद्युत पर भी टिका हुआ है और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ है। तो विद्युतीय प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ संचार है दूर संचार। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दूर संचार के कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी से है। अगर लाइट नहीं है तो सूचना नहीं आएगी, और ये वर्तमान प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी है जिससे हम ये पता करते हैं, जिससे लाइटिंग के माध्यम से वहां से अपडेट जो आता है वो यहाँ हम रिसीव कर पाते हैं और फास्ट तरीके से रिसीव कर पाते हैं। अभी जब मौसम खराब था, बिफरजोई तूफान जब आया था, तो बार बार लोगों को यह सचेत किया जाता था कि कल शाम को इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट है, भयंकर बारिश होने वाली है, घरों के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें,
अपने जो बाहर कपड़े सूख रहे हैं उनको अंदर लेके आ जाए, ऐसा नहीं बताया जाता। कपड़े वपड़े अपन को खुद को ही देखना है, सिर्फ वार्न किया जाता है कि सचेत रहना है, बाइक चलाते समय ध्यान रखना है, चादर उड़ के आ जाए, गर्दन कट जाए। कई वीडियोस मैंने ऐसे देखे, हालत खराब हो जाती है। जब भी मौसम खिलाफ हो, खराब हो, तो उसके खिलाफ नहीं जाया जाता, समझ गए। तो ये जो है विद्युतीय प्रौद्योगिकी पहले ही अपडेट कर देती है। जैसे डाटा सुनामी बताता है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा कि डाटा सुनामी की चेतावनी दे देता है कि सुनामी आने वाली 8 घंटे पहले, वैसे ही जो है मौसम की चेतावनी जो देते हैं, मौसम जो विशेषज्ञ होते हैं वो इन्हीं चीजों से पता करते हैं कि वास्तव में ऐसा मौसम खराब हो सकता है। ठीक है, घंटों का समय मिनट में और मिनटों का समय सेकंड में बदल गया। यानी कि संचार जब था, उससे पहले परिवहन के माध्यम से संचार होता था। कोई ट्रक वाला जा रहा है, उसको लिफाफा दे दिया, वो जाके कह देता भाई साहब वहां सब कुशल मंगल है और ये लेटर आया है, तो उस लेटर को देखते हैं, फिर रिप्लाई करते, ट्रक वाला फिर लेके आता। उससे पहले जा कबूतर जा, मेरे पीयू जी को घर ला, होता कि नहीं होता था। यानी पीयू बसे परदेश, यानी पति के लिए पीयू शब्द प्रयोग हुआ है। तो महिलाएं गीत गाया करती थी कि मेरे पीयू बसे परदेश, जा पपैया जा कबूतर जा। तो कबूतर पता नहीं जाता था कि नहीं जाता था, रास्ते में लेटर गिरा देता था। तो कबूतर के माध्यम से जो है संचार होता था, यानी सूचना। सूचना क्या है? जो हम बात कर रहे हैं आप तक पहुंच रही है। संचार क्या है? माध्यम, यानी अगले ही सेकंड में आपसे कनेक्ट हो गया, ये सिर्फ संचार है। लेकिन मौसम की जानकारी बता रहा है कोई मौसम विभाग का मौसम विभाग जो है वो अपना डिपार्टमेंट जो है मौसम का, वो आपको मौसम की सूचनाएं दे रहा है। इसका मतलब मौसम की सूचनाएं दे रहा है, मतलब दूर संचार है। क्या है? संचार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले परिवहन के माध्यम से होता गया। फेरी वाले जब गांव में आया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, तो वो बता देते थे मेरे गांव में आया तो यहाँ के खबर जो है मेरे रिश्तेदारों तक, वो दूसरे दिन वहां फेरी लगाने जाया करता था, वहां कुछ बेचने जाया करता था, तो वहां सूचना दे देता था। तो इस प्रकार से चलता रहता था। लेकिन संचार जब पूरी तरह से डेवलप हो गया, विद्युत पर चलने लग गया, प्रौद्योगिकी पर चलने लग गया, एप्पल जैसे उपग्रहों से संचालित होने लग गया, और आज दूर संचार की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो जियो है, भारत की बता रहा हूं। जियो कंपनी है जो दूर संचार को, वहां से जो सूचना मिलती है उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कब से है? 2019 से। ठीक है, मोबाइल दूरभाषा की नूतन उन्नति ने क्रांति ला दी। यानी कि नूतन मतलब ये नए तरीके से दूरभाषा जब आया, उसमें मोबाइल वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की जो तरंगें होती है वो भी जो है आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल जो है वहां से गुजर कर वापिस रिटर्न आया करती है। इसीलिए कहा जाता है, हालांकि सौर मंडल में चमका करती है बिजली थोड़ी सी ऊपर ही, समताप मंडल में बिजली चमकना, बादल बनना, तो वहां जब रिटर्न लौटती है हमारे मोबाइल की तरंगें, इसलिए जब आसमान में जब बिजली चमकती है तब घर वाले कहते होंगे मोबाइल को अंदर डाल ले, बिजली गिर जाएगी, क्योंकि सच होता है। वो बुजुर्गों की हर बात झूठ नहीं होती है। चलो ये उन्होंने झूठ बोल दिया कि वहाँ चंद्रमा पे जो है एक लेडी रहती है जो सूत काट रही है, वो सब कुछ कर रही है, जो कुछ था नहीं। नील आर्मस्ट्रांग गया बेचारा, जाते देखा वहाँ कोई है ही नहीं, पानी पीने को नहीं मिला बेचारे को। तो ये जो कंडीशन है वो झूठ साबित हो गया। कुछ मिथक रहस्य यानी झूठ रहस्य भूगोल ने खोल दिए। लेकिन ये सच है कि तरंगे गुजर के आती है। ये बुजुर्गों का तुक्के से ही सही हुआ, लेकिन ये ऑप्शन उनका सही हो गया कि तरंगे, जब मोबाइल की जो तरंग होती है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से गुजर कर आती है, इसलिए बिजलियां चमकती है तो वो अपने साथ लेके आ जाती है। इससे कई बार मोबाइल विस्फोट हो जाता है, लोगों के कान उड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है जब बिजली चमके। यानी नूतन उन्नति ला दी किसने? ये कैसे हो पाता है? वहां से जो तरंगे हैं उनको भेजा जा रहा है किसी सिस्टम के माध्यम से, तो ये नूतन उन्नति मतलब एक नया प्रौद्योगिकी विकास है। ठीक है, संचार तत्काल व प्रत्यक्ष बन गया। अब मैं जैसे मैंने कहा ना, संचार, अब देखो दूर संचार नहीं है, अब संचार की बात हो रही दोबारा से। संचार तत्काल यानी कि तुरंत, मैं यहां बोला और तुरंत आप तक पहुंच गया। ये कैसे हो गया सर? मेरे तो मोबाइल में आवाज ही नहीं आती, कैसे पहुंच गया? आप पहुंच कैसे जाओगे? मैं डाटा बंद कर दूंगा, है ना। तुरंत मैं आप तक पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंच गया। तो ये संचार का जो माध्यम है तत्काल हो गया। अब मैं जो है कोई वीडियो रिकॉर्ड करता, यूट्यूब नहीं होता, तो फिर कैसे आप तक पहुंच पाता? ये संचार ही है, और इसको और एडवांस कर दिया जाए तो वो दूर संचार का माध्यम बन जाता है। ठीक है,
प्रेषण, मोर्स कोड, इसको कोट भी लिखा रहता है कई जगह। अब पुरानी बातें होगी। ये जो प्रेषण मोर्स कोड जो है ये सूचनाएं हुआ करती थी। जैसे कि एक होता है, आज भी जो विधानसभा लोकसभा होती है उसमें एक सूचना का माध्यम जो होता है वो एक वाइब्रेटिंग के माध्यम से उसकी एक लैंग्वेज होती है, और स्टेनो कहा जाता है उसको। उसकी लैंग्वेज को समझ के संचार को बनाया जाता है, सूचना को समझा जाता है। बाकी जो लोग बैठे हैं अपने अनपढ़ जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उस बात को समझ नहीं पाते कि क्या सूचना आ रही है ना, इसीलिए वो जो है वहाँ स्टेनो की सूचना चला करती है विधानसभा और लोकसभा में। विधानसभा में एमएलए बैठा करते हैं और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद कहते हैं, वो बैठा करते हैं। तो उन तक सूचना ऐसा नहीं है कि मतलब उनको नहीं समझाना है, लेकिन ये संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो ये क्या है, एक माध्यम था, धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर तार के माध्यम से पहले टेलीग्राम जो है, टेलीग्राफ उसको कहा जाता था, वो सूचनाएं आया करती थी, उसको लोग समझा करते थे, उसकी लैंग्वेज उसी को समझ में आती जो उसके बारे में कुछ पढ़ रखा था। आज मोबाइल की जो आवाज़ आती है, आपके घर से कॉल आता है या किसी का भी फ्रेंड का कॉल आता है, उसके लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज समझने की जरूरत है क्या? वो जो बोलेगा वही सुनाई देगा। पहले संचार में ऐसा नहीं होता था। पहले जो सूचना आती थी बाहर से, पत्र संचार के बाद, जिसको हम पत्राचार कह सकते हैं, पत्रों के माध्यम से जब सूचना पहुंचा करती थी, लेटर के माध्यम से, उसके बाद जो डेवलप हुआ वो एक रिंग, तारों के माध्यम से एक आवाज आया करती थी, और उस आवाज को जिसने वो स्टडी कर रखी है वही समझ पाता था कि वहां से क्या सूचना आई है। तो इस प्रकार से जो है सूचना आया करती थी। लेकिन अब जो है ये चीजें, प्रेषण यानी भेजना, मोर्स कोड वगैरह, ये सब कुछ पुरानी हो चुकी है। पहाड़, पर्वत, नदियां, झीलें, ये तो सब पुराने हैं। अच्छी अच्छी कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। कौन सी? अरे मानव भूगोल की बात कर रहा हूँ। पता नहीं यार छोरू, तुम क्या क्या सोचते रहते हो। मानव भूगोल की बात हम कर रहे हैं, और उसमें ये चीजें पुरानी हो चुकी है। तो नया कौन सा है? दूरसंचार। कौन सा है? दूरसंचार। रेडियो, वे दूरदर्शन पूरे विश्व में प्रसारण करते हैं। रेडियो करता है कि नहीं करता है? आप इस एफएम को सुन रहे हैं, और इस हसीन मौसम के अंदर फलाने गुलजार जी की फरमाइश पर यह गाना चलाया जा रहा है, जा परदेसी जा परदेसी जा। चलाया जाता है कि नहीं जाता है? तो रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जनसंचार बढ़ा है। क्या बढ़ा है? जनसंचार आज बढ़ा है। इंटरनेट ने उचित गति दी है। अब कोई कहे, सर इंटरनेट क्या कर सकता है? एक बार डाटा बंद करके देखो, पता चल जाएगा इंटरनेट क्या कर सकता है। ना मोनू सर की आवाज़ आ पाएगी, ना मोनू सर की शक्ल दिख पाएगी, क्योंकि सब कुछ डाटा यानी इंटरनेट का ही तो कमाल है। बात आ गई समझ में यहाँ तक? तो यो थो हमारो दूर संचार। आगे क्या पढ़ने वाले बताओ हम जल्दी से। आगे हम देखने वाले हैं सेवाएं। माली आता है, फूल काटता है, 20 रुपए का बेचता है, और हम किसी को जाके फ्री में दे देते हैं। माली अपनी सेवा दे गया और उसके बदले वेतन ले गया। उसके बदले क्या ले गया? वेतन ले गया। क्या समझे? जो व्यक्ति सेवा के बदले वेतन ले रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, जैसे मैं चिकित्सक, शिक्षक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो आपको अपनी सेवा दे रहा है, उत्पादन नहीं कर रहा है ना कुछ भी, फिर भी वेतन चाहता है, बिल्कुल अच्छी बात है। धोबी आपको कपड़े धो के दे देता है, नाई आपको कटिंग बना के दे देता है, बढ़िया से कट वट लगा के दे देता है सेविंग में, है ना। आजकल के छोरे लगाते हैं कि नहीं लगाते? बढ़िया से कट लगाते हैं, शानदार तरीके से दाढ़ी को यूं वी शेप देते हैं, यहाँ से मतलब अलग ही कटिंग कराते हैं। कहते हैं ये 1 साइड कटिंग होती है, यूं पूरे दिन लट्टियों को, बालों को यूं सेट करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, जैसे इनका व्यवसाय यही है। मैं तो कहता हूँ इसको 6th सेक्टर बना देना चाहिए, जो अपने बालों को इस प्रकार से सेट करता रहता है, पूरे दिन बालों में लगा रहता है, चेहरे की लिपा पोती पे भी लगा रहता है या लगी रहती है ना, तो वो 6th सेक्टर के लोग हैं। किस सेक्टर के हैं? 6th सेक्टर के। तो माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन किस में आते हैं? सेवा सेक्टर में। अब मानसिक श्रम कौन कर रहा है? डॉक्टर। ये तो है नहीं कि डॉक्टर के पास आप गए या शिक्षक के पास आप गए तो मेरा काम, जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा कोई शारीरिक श्रम लग रहा है क्या? ज्यादा किसका प्रयोग हो रहा है? अब आप कहेंगे सर आप खड़े हो, शारीरिक श्रम लग रहा है, आप बोल रहे हो, शारीरिक श्रम लग रहा है, आप सोच रहे हो, शारीरिक श्रम लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोड है वो तो माइंड पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? माइंड पे पड़ रहा है। तो ये होगी मानसिक श्रम। क्या होगी?
मानसिक मेहनत। शर्म मतलब वो घूंघट वाली जेठ जी वाली शर्म नहीं है, ये शर्म है मानसिक शर्म का मतलब है आपको किस शर्म का मतलब मेहनत, मानसिक शर्म यानी दिमाग से पूरा काम कर रहे हैं आप। एक तकनीकी नॉलेज वाला वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं, लेकिन आगे के व्यवसाय पूरे सेवा से संबंधित ही होते हैं। तो शारीरिक श्रम कौन करता है, नाई। अब नाई बैठ जाए और सोचे इस कटिंग को मैं यार कैसे बनाऊं, इसको एक काम करता हूं, बीच में से एक शेप दे देता हूं, गजनी 2 शेप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गजनी 2। या फिर इसके बाल तेरे नाम में सलमान के इस तरह से थे, इसकी एक लट्टी इधर बना देता हूँ, एक इधर बना देता हूँ, एक बीच में लटका दे देता हूँ, है ना, ये मेरे तेरे दोनों नाम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो जब सोचता रहेगा तो फिर मुझे बताओ, जब ये ऐसे सोचेगा तो क्या इसका काम हो जाएगा नाई का, नहीं होगा ना। उसको कैंची उठानी पड़ेगी, उस तरह उठाना पड़ेगा, कंघा उठाना पड़ेगा, बालों में डालना पड़ेगा, कटिंग को बनाना पड़ेगा, और फिर उसकी जो शुरू होती है वो मानसिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम ज्यादा दिख रही है। क्या दिख रही है, वैसे ही माली गार्डन में जाके सोच ले बस थोड़े सारे फूल जो है फूंक मारी और एक साथ हो गए, है ना, सारी जो घास है उसको ऊपर से काटना है, उसने नीचे बैठ के फूंक मारी यूं इस स्टाइल में और सारी घास कट गई। हो सकता है क्या, मानसिक श्रम काम नहीं आ रही है वहां पे, कर तो वो सेवा ही रहा है, लेकिन कैसी श्रम काम आ रही है, शारीरिक। अध्यापक, वकील, चिकित्सक मानसिक श्रम करते हैं। देखो ये सारी जो मैंने बताई है अभी तक आपको, ये इनकी तो क्या है, शारीरिक और मानसिक श्रम अध्यापक, वकील और चिकित्सक करते हैं, ठीक है। अग्निशमन, पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण है। अग्निशमन आग बुझाने वाले, कभी किसी ने देखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दुआ ये ना करना कि देख पाए, क्योंकि आग बुझाने वाले जब आते हैं तब उनको नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि आग कब बुझेगी, है ना। अग्निशमन वो होते हैं जो आग बुझाने आया करते हैं, ठीक है। पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा यानी ग्राहक जो कस्टमर को संतुष्टि दे रहा है, कोई चीज देके दुकानदार जो होता है, वो महत्वपूर्ण सेवाएं जो होती है, ये सब सेवाएं होती है। ये क्या होती है, सेवाएं। सेवा का मतलब कोई आपको कुछ किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर रहा है और उसके बदले पैसा चाह रहा है, सीधा सीधा अर्थ सेवा है, ठीक है। आगे देखिए, बताओ कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यारी चीज, तृतीय क्रियाकलाप में लगे लोग, यानी कि थर्ड जो सेक्टर है उसमें कौन लगा हुआ है। अरे भाई कौन लगा हुआ है, अब इसको इतना समझने की कहाँ जरूरत है। आप जानते हैं तृतीय सेक्टर पूरा ही सेवा पर है, पूरा ही परिवहन पर है, पूरा ही संचार पर है, तो फिर क्या समझे, तो फिर समझते हैं आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी है, ये जानने की जरूरत है। आज किसी को आपने ये सुना, मतलब आपने ये तो अक्सर सुना है कि मैं भारत का अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और जैसे ही मुझे भारत अच्छा डॉक्टर बनाएगा मैं अमेरिका चला जाऊंगा। यानी अच्छे डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका। देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है व्यवसाय तृतीयक जो क्रियाकलाप है वो आजकल ज्यादा हावी हो रहा है भारतीय समाज और पूरे भारत पर। यानी हर व्यक्ति ये कहेगा आपको कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, सारी चीजें कहेगा कि नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना कि मैं द बेस्ट इंडियन फार्मर यानी भारतीय किसान बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं, मैं भारतीय किसान बनना चाहता हूं, और मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि मेरे देश में किसानों की कमी हो रही है, कोई खेती नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इन बाजूबल से, इस मेरे बाहुबल से हल जोतूंगा और खेती करूंगा। क्या आपने ऐसा कहते हुए सुना? इसका मतलब प्राथमिक व्यवसाय में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा लोग सेवा कर्मी बनना चाह रहे हैं, और ये सोशल वर्कर नहीं है, समाज सेवा नहीं है, इसके बदले ये क्या चाह रहे हैं, वेतन चाह रहे हैं। ठीक है, सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध हैं। भाई ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सेवा सेक्टर काम नहीं करता, सब में सेवा सेक्टर काम करते हैं। विकसित देशों में ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए वो विकसित है। मतलब जिस देश में डॉक्टर ज्यादा होंगे, जिस देश में वकील ज्यादा होंगे, जिस देश में व्यवसाय बहुत अच्छे से और औद्योगिक कार्य यानी द्वितीयक व्यवसाय को हम डाल रहे हैं यहाँ पे साथ में, ये चीजें ज्यादा होगी तो उस देश में पैसा ज्यादा आएगा तो जीडीपी ज्यादा होगी, और जीडीपी ज्यादा होगी तो देश रातों रात अमीर बन जाता है। और जब देश अमीर बन जाता है तो वो विकासशील की श्रेणी से विकसित की श्रेणी में आ जाता है। किस में आ जाता है? विकसित की श्रेणी में आ जाता है। तो ये ज्यादा देखने को मिलती है। अल्प विकसित देशों में केवल 10% से कम है, इसीलिए वो अल्प विकसित है,
क्योंकि ज़्यादा लोग कृषि सेक्टर से जुड़े रहते हैं। होना चाहिए कृषि, मैं तो पक्षधर हूँ उसका, लेकिन वो हमारे देश के आर्थिक विकास को गति देने में कृषि जब तक कार्य नहीं कर पाती है, जब तक द्वितीयक और सेवा सेक्टर मजबूत नहीं हो। इसमें मेरे विचार थोड़े अलग है, लेकिन क्या मेरे विचार से भूगोल चलेगा? नहीं चलेगा। किसी भी देश की तरक्की के लिए तृतीयक और जो द्वितीयक व्यवसाय होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% लोग सेवाकर्मी है, इसलिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखो बात को समझाना आपने, कोई देश विकसित है इसका मतलब सेवाकर्मी ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है, संसाधन से परिपूर्ण है, आत्मनिर्भर है, इसलिए वो विकसित है। कोई देश विकासशील है तो कुछ प्रतिशत कम है, कोई अल्प विकसित है, बिल्कुल भी गया गुजरा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वहां के लोग अभी समझ ही नहीं पाए सेवाकर्मी क्या होते हैं। समझ गए ना? संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% लोग सेवाकर्मी हैं। इस सेक्टर सेवा में रोजगार प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी सेवा सेक्टर जो है उसमें रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। किसकी प्रवृत्ति? रोजगार की। प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाएं घट रही है। प्राथमिक और इसको जबकि को हटा दे, यहाँ पे प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाएं घट रही है। सीधी सी बात है, प्राथमिक व्यवसाय अगर घटेगा तो डेफिनेटली द्वितीयक व्यवसाय खत्म। समझ रहे हो? और द्वितीयक व्यवसाय जब खत्म हो जाएगा तो तृतीयक व्यवसाय वैसे ही नहीं चलेगा। तृतीयक व्यवसाय पूरी तरह से बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम चलाता रहेगा, इंग्लिश दवाइयां बाहर से जर्मनी जापान से मंगाता रहेगा। नहीं पड़ता ना, शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सेवाकर्मी है। नाई को कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको तो सिर्फ कैंची चाहिए जो लोहा इस्पात से आती है। द्वितीयक व्यवसाय से उसको कैंची तो मिल जाएगी, उसका काम चलता रहेगा। क्या उसका प्राथमिक व्यवसाय खत्म होने से कोई ज्यादा इफेक्ट उस पर दिखेगा? ज्यादा नहीं दिखेगा। अब आप कहेंगे सर कैंची में लोहा इस्तेमाल हुआ, और हम अब समझ गए सर, पागल मत बनाओ। लोहा खनन से प्राप्त होता है और खनन प्राथमिक व्यवसाय है, तो फिर नाई को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? नाई को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, मैं भी मानता हूं पड़ेगा। लेकिन क्या इतना पड़ेगा जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, बिस्किट नहीं बने, गेहूं की रोटी नहीं बनी, तो वो आदमी जल्दी मर जाएगा, या फिर कैंची नहीं है वो जल्दी मरेगा? तो ये द्वितीयक और प्राथमिक व्यवसाय घटने से तृतीयक पर जो है फर्क पड़ता है, लेकिन ये घट रहे हैं, बुरी बात है। आय का मुख्य आधार भी कौन सा है? सेवा सेक्टर है। ज्यादा पैसे किससे मिलते हैं? सेवा सेक्टर से। किसान कम अमीर हो पाते हैं, उद्योगपति जल्दी अमीर हो जाते हैं, और जो सेवाकर्मी होते हैं डॉक्टर उनसे भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? वकील साहब के पास पैसों की कमी होती है क्या? सच को सच नहीं रहने देता वकील, झूठ बना देता है और झूठ के मुकदमे को अक्सर जीता देता है, इसलिए उसके सूटकेस में हमेशा गांधी जी विराजमान रहते हैं, है ना? होते कि नहीं होते? ठीक है, आगे देखिए। पर्यटन कुछ नहीं है, मजे हैं। पर्यटन क्या है? मजे लेना है। पर्यटन इतना लोड नहीं लेना है। पर्यटन क्या है? आप कहीं भी गए और वहां जाकर आपने एंजॉय किया, बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक की, मस्त तरीके से। अंग्रेज आते हैं, है ना, जहां कुछ भी दिखाई देता है उसकी। हमारे एक बार अजमेर के अंदर जो है अंग्रेज घूमने के लिए आए, उन्होंने देखा कि भैंस जो होती है, अक्सर लोग जानते हैं, भैंस को तो जानते ही हो, अभी ये मत लिखना सर भैंस क्या होती है ना। तो भैंस जो होती है उसका जो गोबर होता है उसकी थेपड़ी बनाई जाती है। थेपड़ी कहते हैं उसको, मतलब गोल आकृति से। और उसको अजमेर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जगह कम है इनके पास, तो दीवार पे चिपका देते हैं उसको। दीवार पे फिर वो सूखती है, फिर उसको नीचे लाते हैं, फिर उसको खाना वाना बनाने में काम में लेते हैं। तो अंग्रेज आया, उसने देखा यार ये क्या है। तो जो ट्रांसलेटर था उसने समझाया, साहब ये भैंस का गोबर है और ये यहाँ है, मतलब इससे फिर खाना बनाया जाता है। तो अंग्रेज बोला यार कैसे बफेलो वहाँ चढ़ी होगी, कैसे उसने गोबर किया होगा, और कैसे ये मैनेज हो पाता है। मतलब वो टेंशन में इसलिए आ गया, क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची भैंस जो है वो कैसे चढ़ पाई, जबकि उसे ये पता नहीं है कि इंडियन लोग बड़े जुगाड़ू है, खुद चढ़ के लगा देते हैं भैंस का गोबर लेके, ये ले दीवार पे। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। तो उसने इस पल को क्या किया, देखा, फिर उस व्यक्ति ने समझाया तो वो समझा और अपने कैमरे में कैद किया और मनोरंजन किया। आया किस लिए था? कुछ देखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ संस्कृति का नॉलेज जानने के लिए, कुछ वहाँ के लोगों का रहन सहन जानने के लिए। और ये होता है पर्यटन में, ये एक यात्रा है। वो यात्रा ही नहीं करता तो क्या समझ पाता? नहीं समझ पाता। इसका उद्देश्य प्रमोद, आनंद, मस्ती, मौज, ये सब कुछ है। ठीक है। रोजगार व आय की दृष्टि से
बड़ा क्रियाकलाप है, रोजगार बहुत मिलता है। यानी कि जब टूरिस्ट आता है, पर्यटक आता है, भाई डरना नहीं है, टूरिस्ट क्या गया, पर्यटक आता है, होटल में रहता है, होटल में खाना खाता है, किसको मजदूरी मिल रही है, होटल वाले को मिल रही है, रूम मिल गया उसका, खाने वाला जो है उसको खाना दिया तो उससे उसको इनकम हो रही है। टेम्पो वाला जो छोड़ के गया, ओला उबेर वाला जो छोड़ के गया, जोमेटो वालों से कुछ उसने मंगाया, घूमने गया, वहाँ उसका टिकट लगा, तो सारी चीज़ें जो है कुछ भी उसने खरीदा, जाते समय यहाँ के कल्चर के हिसाब से भारत की धोती लेके चला गया, है ना, धोती खरीद के लेके गया, धोती बेचने वालों को इनकम हुई कि नहीं हुई, यहाँ की मोचड़ी की जूतियां ले गया। तो ये जो इनकम हो रही है, ये रोजगार व आय की प्राप्ति हो रही है, किसको, भारतीय लोगों को, किससे, पर्यटन से। इसको उद्योग में डाल दिया गया, अब किस में डाल दिया गया, उद्योग में, ठीक है। रोजगार व आय की दृष्टि से बड़ा क्रियाकलाप है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय जो लोग होते हैं उन्हीं को मिलेगा। फुटकर व व्यापार का पोषक है, मौसमी दशाओं पर निर्भर है, कई जगह वर्ष पर्यटन चलता है। फुटकर व्यापार है, मौसम अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया चल जाता है, मौसम खराब होता है तो चल नहीं पाता है। कई जगह सदाबहार चला करता है, हमेशा ही चला करता है, क्योंकि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्षेत्र होता है, तो वहाँ लोग आते ही रहते हैं, वर्ष पर्यंत लोग आते रहते हैं। जैसे कोई क्षेत्र ऐसा है, जैसे कि राजस्थान का जैसलमेर है, मरु स्थल यानी मिट्टी का स्थल है, पूरी तरह से मिट्टी है वहाँ पे, तो वहाँ लोग अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, थोड़ी सी हल्की हल्की गुलाबी सर्दी हो तब वहाँ जाने का मजा आता है। वहाँ एक सम क्षेत्र है जहाँ वनस्पति देखने को नहीं मिलती बिल्कुल भी, लावण के लागी हो, बरबूटी हो, यानी कि वनस्पति का एक तिनका भी वहाँ देखने को नहीं मिलता सम क्षेत्र में, पूरे जैसलमेर में नहीं, सिर्फ सम क्षेत्र, राजस्थान के सम क्षेत्र में। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये फुटकर व्यापार और मौसमी दशाओं पर निर्भर है, फुटकर व्यापार पे नहीं, मौसमी दशाओं पर निर्भर है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग वहां लोग जाते हैं। कोई ऐसा पर्यटक क्षेत्र होता है जो पूरे साल खुला रहता है, कई जगह वर्ष पर्यंत चलता है। आगे देखिए, पर्यटक प्रदेश, भूमध्य सागरीय और भारत का पश्चिम तट लोकप्रिय है, यानी ये पूरा हमारा संसार है, ये पूरा हमारा ग्लोब है, और इसमें ये जो रेखा है इसको हम क्या कह रहे हैं, भू मध्य रेखा, क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम भूमध्य रेखा। अब इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा घूमने लायक है। इसके अलावा हमारे भारत का पश्चिम तट जो है, ये तट सारे घूमने लायक है वैसे तो ये तट, लेकिन पश्चिम तट जो है वो लोकप्रिय है। तो ये दोनों चीजें आपको, ये पर्यटक प्रदेश होता है। पर्यटक जो होता है, कोई पर्यटक आ रहा है किसी स्थान पर, ये पर्यटक है, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, दुबला पतला है बिल्कुल, और ये घूमने आ रहा है, ये इसके पास बैग है, ये घूमने आया है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, या तो जहाँ पर्वत होंगे उन पर्वतीय क्षेत्रों में घूमना पसंद करेगा, या ऐसा मनोहर दृश्य जो इसके मन को भाव विभोर कर दे, ऐसे मनोहर दृश्य को देखने के लिए जाएगा। यानी झरना बह रहा है, नदी कल 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 करती हुई चल रही है, साए साए की आवाज आ रही है, पहाड़ों के बीच में वनों की टकराने की आवाज आ रही है, ऐसा मनोहर दृश्य देखने के लिए पर्यटक आया है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान को देखेगा, शेर को खिड़की में से देखेगा और बढ़िया सा फोटो लेगा। अगर विदेशी पर्यटक है, भारतीय है तो पहले उस पर कंकड़ मारेंगे, जैसे वो गुर्राएगा उस पर, उस समय फोटो लेंगे कि शेर के सामने एक कुत्ता एक दूसरे के सामने गुर्राते हुए, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। भारतीय बड़े जुगाड़ू और अंगुली करने में बड़े ही माहिर होते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान को देखेगा, वो पहाड़ी नदी क्षेत्र को देखेगा, पहाड़ियां और नदियां मैंने बताई दी आपको, सांस्कृतिक क्षेत्र को देखेगा, हमारी घूमर छे नखराली, है ना, तो जैसे गरबा गुजरात जाएगा, घूमर राजस्थान आएगा, ऐसे जहां का प्रसिद्ध होगा वहां देख के आएगा। दुर्ग देखेगा, ये किला, फोर्ट, कैसिल, यानी कि बड़े बड़े किले जो होते हैं, जैसे कुंभलगढ़ किला देखने चला गया, रणथंबोर सवाई माधोपुर का किला देखने चला गया। अब ये समझ में नहीं आ रहे तो लाल किला देखने चला गया, ताजमहल जो है वो देखने चला गया। वो महल है, किला नहीं आप ऐसे कहेंगे, लेकिन वो पर्यटक स्थल है तो वहां भी वो जाएगा। तो ये सब चीजें वो देखने के लिए दौड़ता रहता है और देखता है और मजे लेता है लाइफ के, इसलिए ये एक प्रमोद है, ये एक आनंद है। क्या है? आनंद। आगे देखिए, पेरिस, आहा, कौन सा टावर है ये? हाँ बताओ कौन सा टावर है? ये पेरिस का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर एफिल टावर है। क्या है ये? एफिल टावर। देखिए क्या है इसके बारे में। दुनिया की सबसे अच्छी जगह पेरिस फ्रांस है, दुनिया की सबसे सुंदर।
मैं आपको अभी तुरंत लेके जाऊंगा। यूँ धीरे से पलकों को मूंदना और इस इमेज को देखना है। ये लो, पेरिस यात्रा करके आ गए। कितना सुंदर है, बताओ है कि नहीं है? ये देखो, ये रहा, है ना बिल्कुल। तो पेरिस दुनिया की सबसे अच्छी जगह पेरिस है। पेरिस ऐतिहासिक स्मारक, पुराने महलों, कला संग्रहालयों, गिरजाघरों, सुनसान बगीचों और बहुत सारे खरीदारी क्षेत्रों की पेशकश करता है। अब देखो, कोई भी पर्यटक स्थल होगा तो वहां लोग आएंगे तो दुकानें होगी, दुकानें आएगी तो माल बिकेगा। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। अब मैं यहाँ लिख दूं कि यहाँ मतलब ये बिकेगा वो नहीं बिकेगा, खरीदारी होती ही नहीं है, होगी बिल्कुल होगी। तो ये सिर्फ इसके आसपास सुनसान बगीचे। अब सुनसान कैसे हो सकते हैं? वो क्या लिखा है? सुनसान बगीचे। लोग आते हैं, सुनसान नहीं रहे, है ना। गिरजाघर, संग्रहालय, पुराने महल, हवेलियां राजा महाराजाओं की, वो सब हुआ करती है। दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षण एफिल टावर है। 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 300 मीटर। अब देख लो, मैं 300 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब हम इमेजिन करें ना तो बहुत ऊपर तक चला जाता है। इतना बड़ा है 300 मीटर एफिल टावर। दिमाग में फिट कर लो इसको, एफिल 300 मीटर, बस और कुछ ही नहीं। अब अपने भारत की बात कर लेते हैं, है ना। हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, उसमें ताजमहल है, बस अभी देख लेंगे। ये क्या है? घरेलू पर्यटन क्या होता है, इनबाउंड पर्यटन क्या होता है और आउटबाउंड पर्यटन क्या होता है। देखो, सबसे पहले घरेलू पर्यटन, जिसमें किसी देश के निवासियों की केवल उनके देश के अंदर यात्रा शामिल होती है। जैसे ये पुष्कर है, ये क्या है? पुष्कर है। और यहां से मैं सीधा कानपुर चला गया, कानपुर यूपी बिहार। यहां से मैं राजस्थान से निकला, कहां से निकला? राजस्थान से, और यूपी आ गया। कहां से हुई है? किसी देश के अंदर की यात्रा। ये कैसी यात्रा है? देश के अंदर। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा घरेलू पर्यटन। क्या बोलूंगा? घरेलू पर्यटन। समझे बात को? इनबाउंड, इसमें गैर निवासियों की किसी देश में यात्रा शामिल होती है। मतलब कोई दूसरे देश का यात्री अब मतलब दूसरे देश में जाता है, गैर निवासियों को किसी देश में यात्रा शामिल होती है, वो क्या होती है? इनबाउंड। यानी अपने देश में कोई दूसरा आया है तो उसके लिए यहाँ हमारे लिए वो इनबाउंड हुआ। जिस आउटबाउंड, जिसमें निवासियों की दूसरे देश में यात्रा शामिल होती है। यहाँ के निवासी जो है कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ से आउट हुए कि नहीं? में बाहर का यहाँ आता है तो हमारे लिए इन हुआ, यानी कि इन हुआ हमारे लिए हुआ, तो ये हमारे लिए यहाँ आया है तो यहाँ इसका आप्रवास हुआ कि नहीं हुआ? आप्रवास। लेकिन इसको वहां से धकेलने वाला प्रतिकर्ष कारक नहीं है कतई, बेरोजगारी के कारण नहीं आया ये। आप इसको आप्रवास को फिर प्रतिकर्ष से जोड़ दो, जो हमने पढ़ रखा है। ये क्या है? इसके लिए हम यहां से जा रहे हैं तो ये है उत्प्रवास। ये क्या है? उत्प्रवास। ये कतई जो है प्रतिकर्ष और अपकर्ष से रिलेटेड नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। ये सिर्फ आप्रवास और उत्प्रवास है। क्या समझे गुरुजी? समझ गए हम, समझ गए ना। बहुत आसान है ये। यानी यहां से कोई जा रहा है तो आउट हुआ, अंदर कोई आ रहा है घूमने के लिए तो इन हुआ, और अपने देश में हो रही है तो घरेलू हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। ये लो सा ताजमहल, देखो कितना प्यारा सुंदर है ना। मेरा ताजमहल कितना सुंदर है। मेरा मतलब मेरे देश का, है ना, मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसे भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के अंदर माना जाता है। थोड़ी देर पेशेंस रख लाड लें, लेक्चर खत्म होने की ओर है। ताजमहल तो देख ले एक बार, दुनिया के 7 अजूबों में से सुंदर माना जाता है। ये तो हम जानते हैं, सर आगरा जाते हैं, बाहर से पेठा खरीदते हैं, इसके साथ सेल्फी लेते हैं, दोस्तों को पागल बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? तो ये ताजमहल है, इसके बारे में क्या ही पढ़े ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, आपके गुस्से को शांत करने के लिए बीच के लेक्चर के गैप के कारण। आज जो लेक्चर है हमने पढ़ा है पूरा जो व्यवसाय से संचालित लेक्चर है हमारा, जिसमें व्यवसाय की चर्चा हमने की है। अब बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और यहाँ तक लेक्चर को किसने देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आर्ट्स के लर्न एंड शेयर आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना, है ना। और बहुत जल्दी ये सिलेबस जो है इस किताब का होने वाला है। दूसरी किताब को हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। हम इस साल मैपिंग भी पढ़ेंगे, इस साल सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसलिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, पूरी लर्न एंड शेयर की टीम आपके साथ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बड़े जोश और जुनून के साथ, और चुटकियों में याद कराते हैं आपको क्लास का क्लास में ही।
क्लास। धन्यवाद।